हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैप्टर में जो हमारा रासायनिक बलगति का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर की हम बात करें तो रासायनिक रासायनिक बलगतिकी का जो चैप्टर चल रहा है, हमारा जो तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और इसमें 3-4 लेक्चर हो गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर में जाएंगे। उसमें देखेंगे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक बलगति में जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक यानी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखा था ना। क्या देखा था? अभिक्रिया क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने देखा था कि जैसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, भौतिक अवस्था कैसी है ना, आणविक अपक्रिया है या आयनिक अपक्रिया है, ये सब क्या करती हैं, अपक्रिया के प्रभावित क्या करते हैं, अपक्रिया होने में उसको क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से या उसमें अधिक आवेशित होने के कारण किसी न किसी कारण प्रभावित करते ही हैं। जैसे उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है कि रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, प्लस माइनस यानी धनात्मक या ऋणात्मक वेग की मांग को कम ज्यादा कर देता है ना। वो भी क्या था, इसी में था। उत्प्रेरक की अगर हम बात करें, उत्प्रेरक उत्प्रेरक भी इसी में था, उत्प्रेरक इसी में था और सांद्रता भी इसी पर निर्भर करती थी। क्या थी? सांद्रता भी क्या करती है, इसके प्रभावित करती है अपक्रिया के में। ठीक, और इसके साथ और क्या थे, जैसे कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, ये सब। कमरे का ताप भी था। क्या था? कमरे कमरे का ताप। कमरे का अगर ताप की बात करें तो वो भी क्या करता था, अपक्रिया को प्रभावित करता था ना, अपक्रिया को प्रभावित करता था। रेट ऑफ रिएक्शन के वेग को, जो उसकी औसत चाल थी, उसको क्या करता है, सब प्रभावित करते हैं ना। जाहिर सी बात है, जैसे आप कमरे की बात करें तो मान लीजिए किसी कमरे में टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री तापमान पे मान लीजिए लोग एकदम स्वस्थ हैं। अगर डायरेक्ट 25 डिग्री से 50 डिग्री कर दिया जाए या 40 डिग्री कर दिया जाए तो लोगों में कुछ तो अफरा तफरी मच जाएगी ना, अफरा तफरी मच जाएगी ना। जैसे आपकी हाल ही में वातावरण में आपने देखा था कि 42-45 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते गए, 40 से 5-5 मतलब नंबर आगे अगेन बढ़ते गए, तो उससे क्या हुआ, लोगों में अफरा तफरी मची ना। उसी तरह जो क्रिया होती है, इसमें भी तापमान का महत्वपूर्ण रोल होता है उसको परिवर्तित करने में। ठीक, तो इन सब की चर्चा हमने पिछले वाले लेक्चर में कर लिया था और आज वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि दर नियम के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? दर नियम के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम दर नियम की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए दर नियम, रेट लॉ की हम बात करते हैं। किसकी? दर दर नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, रेट लॉ भी कहते हैं। आज हम रेट लॉ यानी दर नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप लोग जितने भी बच्चे इस इवेंट में आते हैं वो प्लीज यार कॉपी पेन लेकर जरूर आया करिए, क्योंकि बिना हथियार के आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो कॉपी कलम लेकर आने का मतलब ये है कि आपको जो बताया जाए उस चीज को आप नोट डाउन जरूर साथ में करते चलिए। नोट डाउन से बहुत आपको फायदा होगा, वो बिन बताए आपको फायदा दिखेगा भी, उसका जो फायदा होगा आपको बिन बताए फायदा दिखेगा। ठीक, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर आएंगे। ठीक, तो चलिए अगर हम रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ क्या है कि या अभिक्रिया के वेग, क्या करता है, अभिक्रिया के वेग या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी सांद्रता की निर्भरता की जानकारी देता है। अगर हम इसके रेट लॉ की बात करें, अगर हम परिभाषा की इसकी बात करें, अगर हम सिंपल इसकी डिफिनेशन की बात करें
कि दर नियम क्या है, रेट ला क्या है। तो इसको हम पॉइंट वाइज करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे। और ये पॉइंट वाइज करने का मतलब ये है कि ये प्रायोगिक तौर से देखा गया है, प्रायोगिक तौर पर ये किया गया है, लेबोरेटरी में, लैब में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक, तो जैसे हम पहले पॉइंट की बात करें, चलें, जैसे अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि अगर इसमें पॉइंट 1 लिखें तो यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया के अभिकारक या अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को कामा, देखिए अभिक्रिया के वेग को या अभिकारक की सांद्रता को, या अभिक्रिया की सांद्रता या अभिक्रिया या अभिकारक, यहां तक तो दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर हो रहा है, कोई बात नहीं है, और थोड़ा डाउन हो जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि हम यहां से वहां लिखते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको हम डाउन करके अभिक्रिया के वेग को कामा अभिकारक की सांद्रता की निर्भरता की जानकारी देता, सांद्रता के निर्भरता की जानकारी देता है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यह अभिक्रिया के वेग कामा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता की जानकारी देता है। अभिकारक सांद्रता पर निर्भरता की जानकारी देता है। और दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट यह, इसमें क्या होता है कि एक जटिल प्रकार की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। जटिल प्रकार की ये अभिक्रिया ये होती है कि मान लीजिए कोई सांद्र है, अगर धीरे धीरे क्या होता है, पहले बात आप समझिए कि जो अभिकारक होते हैं वो आपस में टूटते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद ही क्या करते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं ना। तो मान लीजिए सांद्रता टाइम के साथ साथ तो टूटता हुआ आएगा और टाइम के साथ साथ ही उत्पाद बनता हुआ चला जाएगा। तो ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है, आसान प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि यह जटिल प्रक्रिया है। क्या, कौन सी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सांद्रता का मान दर नियम के हिसाब से क्या होता है, कम घटता हुआ जाता है, और दूसरी तरफ उत्पाद के रूप में वो क्रमवाइज बनता हुआ चला जाता है। ठीक, अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो यह सामान्य प्रकार की अभिक्रिया होती है। तीसरे की अगर हम बात करें तो यह सामान्य प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक, यह सामान्य प्रकार की अभिक्रिया की बात करते हैं या होती है। यहाँ पर सामान्य अभिक्रिया की बात करते हैं, अभिक्रिया की बात करते हैं या होते हैं, बात करते। ठीक, रेट ला। अब देखिए ये सब देखे कहाँ गए, ये सब प्रायोगिक तौर पर देखे गए, प्रायोगिक के द्वारा देखे गए। ये सब ऐसे नहीं निर्धारित हुए कि ये जटिल अभिक्रिया है कि नहीं है। इसमें सामान्यता हम क्या देखेंगे, नॉर्मल अभिक्रिया देखेंगे, यानी सामान्य अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। ठीक, ये सब प्रायोगिक तरीके हैं, सब प्रयोग में देखे गए हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रयोग के द्वारा किया गया। मान लीजिए हम प्रयोग के द्वारा क्या करते हैं, लैब में जाते हैं और लैब में मान लीजिए हम कोई पदार्थ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2A प्लस में B अगर अभिकारक है तो हमारे पास उत्पाद C बना। ये तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है, अभिकारक है, और दूसरे पक्ष में क्या है, उत्पाद है। ये तो आप लोगों को पता ही है ना कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। अगर यहीं पर इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करें कि मान लीजिए जैसे हम A की सांद्रता की बात करें, B की सांद्रता की बात करें, A B जो अभिकारक है हम उसकी सांद्रता की बात करें, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के
वेग को अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता की जानकारी देता है। तो हम इसमें उत्पाद की तो कोई चर्चा करेंगे ही नहीं, हम इसमें जो कुछ भी करेंगे वो अभिकारक के बारे में करेंगे। अगर हम अभिकारक के बारे में बात करें तो मान लीजिए हमारे पास जो ए है, बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि ए की सांद्रता, इस बात को आप समझ के रखिए कि ए का मतलब है ब्रैकेट में है तो ए की सांद्रता। अगर मान लीजिए ए की सांद्रता को हम दोगुना करते हैं, दोगुना कर लेते हैं, दोगुनी कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर इसके हम सांद्रता को क्या करते हैं, दो गुनी अगर कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। भाई अगर हम ए की सांद्रता को दोगुनी कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा कि ए की सांद्रता दोगुनी की तो रेट ऑफ रिएक्शन कहने मतलब आर ओ आर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक, यहीं पर अगर मान लीजिए हमने बी की जो सांद्रता है इसको हमने क्या किया, 4 गुना किया, क्या किया, 4 गुना। अगर इसकी हम 4 गुना किए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम बी के जो सांद्रता है अगर इसको हम 4 गुना करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना हो जाएगा। तो इससे एक चीज ये निकल कर आती है कि अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि अगर मान लीजिए ए दोगुना हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसको हम आर ओ आर प्रपोर्शनल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रपोर्शनल लगाएंगे, क्योंकि दोगुना जो हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन वो ए की सांद्रता के सापेक्ष हो रहा है। ए को अगर कम ज्यादा करेंगे तभी आर होगा कम ज्यादा। तो इसके लिए हम प्रपोर्शनल ए की घात 1 लगाएंगे। ऐसे दिख रहा है ना, दिख तो रहा है यहां तक। ये क्या बना हमारा समीकरण 1। अगर यहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी बी की सांद्रता की बात करें, इसके आर ओ आर की बात करें तो प्रोपोर्शनल बी की ये समीकरण 2 हो गया, बी की घात 2, बी की घात 2 ये समीकरण हो गया। अगर इसको हम मान लीजिए साथ में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर प्रपोर्शनल करके ही लिखेंगे अभी, क्योंकि जब प्रपोर्शनल हम हटाएंगे, जब हम प्रपोर्शनल हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें पता है, हमें के स्थिरांक मिल जाएगा, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं, सांद्र स्थिरांक कहते हैं, वो मिल जाएगा। पर उसे अभी हम हटाएंगे नहीं, लेकिन हटाएंगे जरूर। इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए सांद्रता और बी की सांद्रता। ये हमें क्या मिला, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिला, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिले। अगर मान लीजिए इसको हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आर ओ आर इक्वल के, यहां पर सांद्रता 1 हो जाएगी, बी की सांद्रता स्क्वायर, ये हमारे पास बनकर आ गया। और ये हमारा क्या बना, दर नियम बना। यही हमारा क्या बना, दर नियम बना, जिसे हम रेट लॉ कहते हैं, रेट लॉ। यहां तक बात समझ में आई कि हम रेट लॉ किसे कहते हैं। रेट लॉ में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के सांद्रता ए की घात 1 सांद्रता बी की घात 2। देखिए अभी इसको हम थोड़ा और अगर इसमें देखेंगे ना तो ये जो 1 2 है ये x और y में बदल जाएंगे। ये जो यहाँ पर 1 है ये 1 है और ये 2 है, ये x y में बदल जाएंगे। x y के साथ साथ ये प्लस माइनस जीरो भिन्न में ये सब में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा नोट करिए और थोड़ी से हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए नोट कर लिए, हटाएं, हटाएं, चलिए
चलिए हटा रहे हैं, ठीक। देखिए आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते जरूर चलिएगा। आप लोग साथ में कुछ करिए या ना करिए, पर नोट डाउन जरूर करते चलिए। आप इसको जो है अपने नोट्स कॉपी में लिखते जरूर चलिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए कीमती टाइम, कीमती समय को नहीं जाया करेगा। आप अगर आज नोट डाउन करे रहेंगे तो आने वाले कल में आपको इसको बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको इसका फल जो है मिलेगा, ठीक। अब देखिए जो हमारे पास दर नियम था, जिसे हम रेट लॉ कहते हैं, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसको लाया किसने। नहीं तो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे वैज्ञानिक साहब कि ओ भाई हमने इतना बड़ा दे दिया सिस्टम आपको, जो सिस्टम चल रहा है केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर में, बाकी अदरवाइज सिस्टम मत समझिएगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है चैप्टर में, हमारे लेक्चर में, उस सिस्टम के जो जन्मदाता हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने इस सिस्टम को कैसे डिजाइन किया। बाकी आपको तो पढ़ना यही है, आर ओ आर इक्वल के, आर ओ आर इक्वल के ए की सांद्रता 1, टू की सांद्रता, बी की सांद्रता 2, पढ़ना वही है, लेकिन थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था गुल्डबर्ग, और एक बागे थे, गुल्डबर्ग बागे। देखिए गुल्डबर्ग बागे जो थे, ये दोनों भाई भाई थे। बागे अलग थे, गुल्डबर्ग अलग थे, ठीक। इन्होंने जो दर नियम के बारे में अपने प्रतीक्षा रखी थी, अपनी जो थ्योरी को जो इन्होंने रखा था, उसकी अगर हम बात करें, गुल्डबर्ग बागे के हिसाब से क्या था, जैसे मान लीजिए हमने एक प्रायोगिक तौर पे लिया था कि जैसे हमारे पास क्या है कि क्या कहते हैं 2a प्लस में b, इसको हम लिए थे ना, ये समीकरण हम लिए थे। तो गुल्डबर्ग बागे साहब इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आर ओ आर प्रपोर्शनल ए की जो सांद्रता है वो यक्स भी हो सकती है। क्या हो सकती है, यक्स भी हो सकती है। यहीं पर क्या कह रहे हैं, यक्स हो सकती है, या इन्होंने क्या कहा था कि यक्स के साथ साथ क्या हो सकती है, उसको भी हम चर्चा करें। जैसे यक्स हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या भिन्न भी हो सकता है। यानी गुल्डबर्ग बागे साहब ने कहा कि जो ए की सांद्रता है, इसकी जो घात होगी वो प्लस माइनस 1 2 भिन्न में कुछ भी हो सकती है, ठीक, ये उन्होंने कहा। और दूसरे समीकरण, तो समीकरण 1 था, दूसरे समीकरण में आर ओ आर प्रोपोर्शनल बी की घात यक्स, इसमें भी इन्होंने कहा यक्स कामा 0 प्लस माइनस या भिन्न में कुछ भी हो सकती है। ये इनकी अवधारणा थी जो इन्होंने प्रतिपादित किया था, जो ये वो अवधारणा थी जो इनके द्वारा दिया गया था। अगर यहीं पर हम अगर मान लीजिए इसको लिखते थे, जिसको हम y लिखते हैं यहाँ, ठीक, इसको अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल ए एक्स बी वाई ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते थे। ये प्रायोगिक तौर पे देखा गया। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या किए थे, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको के को हटा, प्रोपोर्शनल को हमने पिछली बार भी हटाया था और इस बार भी जब हटाएंगे तो के यहाँ पर आ जाएगा, ये एक्स बी वाई, ये हमारा दर नियम था। और दूसरी चीज देखिए, इसमें जो y है, y और x जो है प्रायोगिक के तौर पर आए हैं। किसके तौर पर, ये प्रायोगिक के तौर पर आए हैं, इसको हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं। x y को समीकरण देखकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये प्रायोगिक तौर से आया है। क्या आया है, प्रयोग के द्वारा ही आया है। और किताबों में आपको यही वाला मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। लेकिन हमने कहा भाई थोड़ी सी इज्जत दे दी जाए गुल्डबर्ग बागे साहब को भी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए हमने ये सब चर्चा की। और दूसरी चीज जो यक्स और वाई है, इसकी जो प्राकृति 0 1 भिन्न, ये सब अभिक्रिया देखकर नहीं आएगी, ये प्रायोगिक तौर पर आएगा। इस बात को आप समझिए कि यक्स वाई अभिक्रिया की समीकरण देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह केवल प्रयोग के आधार पर ही आता है। आप ऐसे लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं कि नोट में क्या लिखेंगे
यक्स कामा वाई अभिक्रिया देखकर क्या करते हैं, यक्स वाई अभिक्रिया देखकर या समीकरण देखकर, अभिक्रिया या समीकरण देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या प्रयोग के तौर पर ही आते हैं, या प्रयोग द्वारा आते हैं, ये प्रयोग के द्वारा आते हैं, इन्हें देखकर इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये थे हमारे गुलबर बागे साहब, जिन्होंने इस समीकरण को दिया। ठीक, ये समीकरण को दिया। और दूसरी चीज देखिए, यहीं पर एक नई चीज और उभर कर आई, यहीं पर एक और नई चीज उभर कर आई, जिसकी चर्चा हम पूरे में करने ही वाले हैं आगे वाले लेक्चर में। पर यहीं से हम आपको बता दें कि यहां से उभर करके आई कि जैसे यक्स क्या है, यक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ घात नहीं कहेंगे, यक्स की घातांक जो यहाँ पर है, ए की घातांक जो यक्स है, यहाँ वाई है, इसको इसका घात नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे क्या भाई, हम जब इसको घात नहीं कहेंगे, घातांक नहीं कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या? सिंपल सी बात है, आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये पे जो यक्स है, क्या है, अगर हम जो यक्स है सॉरी, ये जो यक्स है, ये क्या है, ए की कोटि है, ए की कोटि। बात समझ में आई कि जो यक्स है वो क्या है, ए की कोटि है। वाई क्या है, वाई बी की कोटि। इस बात को आप समझे कि जो यक्स है वो क्या है, यक्स की अगर हम बात करें तो जो है ए की कोटि, वाई की बात करें तो बी की कोटि है। अगर मान लीजिए हम यक्स वाई दोनों की बात करें, यक्स वाई हम दोनों की अगर हम बात करें, सपोज दैट कि अगर हम यक्स प्लस वाई अगर हम दोनों की बात करें, तो इसमें क्या होगा, ये संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। ठीक, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई कि संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या है, समझ में आ रहा है? अगर देखिए समझ में थोड़ा सा भी आ रहा हो तो आप लोग इवेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि हर उन बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके जिनको एकदम हिंदी मीडियम में 12th की केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी बोर्ड वालों के लिए है ना। बाइक लैंग्वेज का प्रयास करते हैं पर थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कुछ दिन में सही हो जाएगा। पर हिंदी मीडियम वालों के पास तो जरूर पहुंचना चाहिए ना। तो देखिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, किसकी हम परिभाषा कैसे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे ना, इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, जो गुलबर बागे साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इस रेट लॉ का प्रतिपादन किया था। आप ऐसे भी कह सकते हैं, गुलबर बागे जो थे वो दर नियम का प्रतिपादन किए थे। प्रतिपादन कौन किया था? दर नियम का तो गुलबर बागे साहब थे। इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? सांद्रता ए की कोटि जो भी होगी, सांद्रता ए की जो भी कोटि होगी वो क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगी, यानी उसके समानुपाती। प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोगों को पता है ना, इसका मतलब होता है समानुपाती। इस बात को तो आपको पता ही होगा कि जो प्रोपोर्शनल होते हैं वो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब आप लोग पता है कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तीसरा भी बढ़ेगा।
तीसरा बढ़ेगा तो चौथा भी बढ़ेगा ना। तो इस तरह चलते हैं। यहीं पर फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि आर ओ आर क्या होगा, जो बी होगा बी प्रोपोर्शनल के कोट के प्रोपोर्शनल होगा। और संपूर्ण अभिक्रिया को उसने क्या किया है, इस रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इक्वल के की सांद्रता ए की कोटि x और बी की कोटि y ये प्रयोगों द्वारा लाया गया है, जिससे हम क्या करते हैं दर नियम को निकाल सकते हैं, दर नियम को ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट करिए। उसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, इस दर नियम की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, चलिए अगर हम रेट लॉ दर नियम की परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या है, एक ऐसा व्यंजन है। देखिए अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, दर नियम की परिभाषा, वो तो जो पहली बार लिखा था तो पॉइंट है कि किन किन पॉइंटों पर निर्भर करता है, उसकी निर्भरता किस किस पर है ना। अब परिभाषा असली तो ये है, इंफॉर्मेशन क्या है इसकी। देखिए जो दर नियम होता है एक ऐसा व्यंजन है जो अभिक्रिया के वेग, समझिएगा हमारी बात को कि दर नियम क्या है, यह एक ऐसा व्यंजन है जो अभिक्रिया की वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के बीच में संबंध स्थापित करता है या साथ संबंध को व्यक्त करता है। कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यंजन जो अभिक्रिया की वेग कामा अभिकारक की मोलर सांद्रता के साथ संबंध व्यक्त करता है, एक ऐसा व्यंजक है जो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता, मोलर जरूर लिखना, ये जो रोलर है ना, रोलर नहीं मोलर है, इस मोलर को जरूर लिखना, मोलर सांद्रता के साथ संबंध व्यक्त करता है। और वो करता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। अगर उसे करने की बात है कि व्यक्त कैसे करता है तो ऐसे लिखा जाता है कि आर ओ आर इक्वल के ए की सांद्रता x, बी की सांद्रता की कोटि y, ऐसे व्यक्त करता है। और इसमें अब एक चीज और हम ये देखेंगे कि जो के है, के आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसकी भी हम परिभाषा की बात करेंगे, इसके निर्धारण की बात करेंगे, इसका कार्य क्या है इसको भी जानेंगे। तो के को क्या कहते हैं हम, सबसे पहले वेग स्थिरांक भी कहते हैं, वेग स्थिरांक पहला पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं इसे हम, इसे दर स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक, दूसरा हम दर स्थिरांक कहते हैं। अगर तीसरे की अगर हम बात करें तो विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। यह आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा,
जो एक एक ना, हाँ, जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक और विशिष्ट 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 अभिक्रिया दर भी कहते हैं। देखिए, के को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। वेग का मतलब है कि एवरेज कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। ठीक, तो इन तीनों को हम एक ही नाम से जानते हैं, पर इनके नाम अलग अलग हैं। कार्य एक ही है, पर इनके नाम जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। कल हम देखेंगे के की परिभाषा, के की परिभाषा। ठीक, इसकी चर्चा हम, जो के कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, दर स्थिरांक है, इसकी चर्चा हम कब करेंगे? कल वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो आज वाले लेक्चर में हम यहीं तक आज पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में इन सबको हम देखेंगे। ठीक, और हाँ, जाते जाते आप